Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के बेसिक्स के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं कि आपने सिर्फ सोचा है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और उसके अलावा आपको कोई आइडिया नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आपने कई बार टॉपर्स के इंटरव्यू में या कहीं भी सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी के अंदर पहला स्टेप होता है सिलेबस को समझना। यस, वो बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स की बात करने में सिलेबस की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, लेकिन जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ना, मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को समझना, क्योंकि मेंस के सिलेबस के अंदर यूपीएससी ने काफी चीजें स्पेसिफाई कर रखी हैं। तो अब हम वन बाय वन हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम के अंदर नॉर्मली सीट्स जो आपकी होती है 800 से 1000 होती हैं, और जो भी एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका जो भी रैंक आता है उसके हिसाब से आपको पोजीशन मिलती है। अगर आप टॉप 100 में होंगे, अभी मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आप टॉप 100 में होंगे तो आप आईएएस बन जाएंगे, उससे नीचे आपकी रैंक होगी तो आपको आईपीएस मिल जाएगा, उससे नीचे आप होंगे तो आईआरएस, और टॉप रैंकर्स को ही आईएफएस मिलता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है वो भी यूपीएससी के अंदर इंक्लूडेड है। इस तरीके से अलग अलग रैंक के हिसाब से आपको जो पोजीशन है वो प्रोवाइड की जाती है। यस, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे आपकी भी प्रेफरेंस पूछी जाती है, बट मेन जो चीज डिसाइड करती है उस चीज को, वो आपका यूपीएससी के एग्जाम के अंदर आपका रैंक डिसाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी का एग्जाम 3 स्टेजेस के अंदर होता है। पहली स्टेज आपकी होती है यूपीएससी प्रीलिम्स। ये पहली स्टेज होती है। इसके अंदर आपके 2 पेपर्स होते हैं। दोनों ही पेपर्स 200 मार्क्स के होते हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चंस आते हैं, और दोनों ही पेपर्स ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी दोनों में ही आपको एमसीक्यू दिए होते हैं। आपके पास एक ओएमआर शीट होती है और आपको उस ओएमआर शीट के अंदर राइट आंसर को सर्कल करना होता है। फिर बात करते हैं हम यूपीएससी मेंस, जो सेकंड स्टेप होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स जो क्लियर करेगा उसको यूपीएससी मेंस देने का मौका मिलता है। इसके अंदर आपके टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव पूरा आंसर जो होता है वो लिखना होता है। और अगर आपने मेंस भी क्लियर कर लिया तो आपको मौका मिलता है इंटरव्यू का, जो कि यूपीएससी की लास्ट स्टेज होती है। अगर आपने इंटरव्यू को क्लियर किया तो देन फिर जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा और आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। आगे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स का जो पहला एग्जाम होता है वो आपका होता है जीएस का एग्जाम, जिसके लिए आपकी कट ऑफ होती है। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। 100 क्वेश्चंस में से जो हर क्वेश्चन कितने का होता है, 2 मार्क्स ईच, और साथ में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितनी होती है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये 2 चीजें हो गई। सेकंड पेपर आपका होता है सी सेट, जिसको क्या बोला जाता है, सी सेट। इसके अंदर आपको मिलते हैं 80 क्वेश्चंस। इसको आपको मिलते हैं 80 क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपका सभी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। इसके अंदर भी आपकी क्या होती है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका जीएस का पेपर होता है उसके अंदर कट ऑफ होती है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ होती है। सी सेट का सिंपल सा ये होता है कि सी सेट के अंदर 80 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। सी सेट के अंदर आपको सिर्फ 33% मार्क्स जो कि आपके बनते हैं 200 में से आपको 66 मार्क्स लेने जरूरी हैं। अब 66 के 66 आपके हैं या 66 से आपके ऊपर मार्क्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सी सेट क्लियर माना जाएगा, आपका क्वालिफाई माना जाएगा। और जो जीएस की होती है वो आपकी कट ऑफ होती है, वो आपकी कट ऑफ कुछ भी हो सकती है। नॉर्मल केसेस में हम मान के चलते हैं आपकी कट ऑफ मिलेगी आपको 80 से लेकर 100 मार्क्स के बीच में। अभी कुछ सालों से सिनेरियो यही है यूपीएससी का। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स जीएस 1 का सिलेबस देखते हैं क्या क्या होता है।
उसके अंदर सबसे पहले आपके होते हैं करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। जो स्टेट करंट अफेयर्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली किसी स्टेट की बात करते हैं, वो यूपीएससी के अंदर आपसे नहीं पूछे जाते। फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट स्कीम है, अगर वो गवर्नमेंट स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंटर की ही कोई स्कीम है तो आपसे एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। लेकिन अगर ओडिशा गवर्नमेंट ने कोई स्कीम इंट्रोड्यूस किया ओडिशा के अंदर, वो आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा। इसीलिए नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर्स होते हैं सिर्फ आपसे वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि आपके प्रीलिम्स के अंदर आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछे जाते। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी मेंस के सिलेबस में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपके सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी, इसी के अंदर आपकी मैपिंग आ गई और इसी के अंदर आपके वर्ल्ड और इंडियन लेवल की ज्योग्राफी आ गई। ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने के चांसेस यूपीएससी में नेग्लिजिबल होते हैं। ये नहीं कह सकते आएगा ही नहीं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड पॉलिटी। जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें गवर्नेंस को अलग से स्टडी नहीं करना पड़ता, वो पॉलिटी के अंदर ही इंक्लूड होता है और उसके अंदर आपके सारे जो टॉपिक, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके राइट्स हैं, पब्लिक, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, एवरीथिंग उसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर यूपीएससी सिलेबस के अंदर बोलता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं कि यस, हमें इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है उसको प्रीलिम्स के लिए कवर करना है। नेक्स्ट होता है जनरल इश्यूज ऑन बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। अब इनके लिए आपको इन्वायरमेंट की जो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है वो नहीं चाहिए। आप शॉर्ट में कर सकते हो कि आपको इन्वायरमेंट के बेसिक पता होने चाहिए और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या वर्ल्ड में फिलहाल चल रहा है वो पता होना चाहिए। बाद में आपका आता है जनरल साइंस। आपको फिजिक्स में मास्टर्स नहीं करना, केमिस्ट्री में मास्टर्स नहीं करना, आपसे वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछने वाला, आपसे कोई मोशन के लॉ नहीं पूछने वाला। आपको सिर्फ जनरल साइंस जो आपकी रियल लाइफ में काम आ रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप जो चीजें यूज कर रहे हो उनके जो बिहाइंड साइंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। सी सेट का सिलेबस क्या होता है? सी सेट का सिलेबस होता है उसके अंदर आपसे कंप्रीहेंशन पूछी जाती है। कंप्रीहेंशन के अंदर भी वो आपसे नहीं एंटोनियम पूछने वाला, नहीं साइनोनियम पूछने वाला, क्योंकि उनको मतलब नहीं है कि आपने इंग्लिश के अंदर मास्टर्स करना है। नहीं, कंप्रीहेंशन के अंदर आपसे बेसिक चीजें पूछी जाती है। मतलब क्वेश्चन दिया है, पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ से आपसे देखकर पूछ लिया अजम्पशंस बताओ, इसका जो पैराग्राफ है इसका कर्स क्या होगा, मतलब बेसिक। नॉट कि आपको एंटोनियम, साइनोनियम, फ्रेजेस ऐसा कुछ पूछेंगे, नहीं। वो सिंपल आपसे कंप्रीहेंशन और आपकी स्किल्स को चेक करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, अब आप इसको शॉर्ट में हम बोल लेते हैं कि हमें थोड़ी सी रीजनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं, रीजनिंग में आपसे वो कोई भी टॉपिक पूछ लेंगे। रीजनिंग के अंदर भी टॉपिक की स्पेसिफिकेशन है, जैसे आपका कैलेंडर का टॉपिक हो गया, डायरेक्शन का टॉपिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक हो गया। ऐसे कुछ 8-10 टॉपिक हैं रीजनिंग के स्पेसिफिकली जो आपसे पूछे जाते हैं, और वही सेम चीज आपके मैथ्स के साथ है। मैथमेटिक्स भी प्योर मैथमेटिक्स वहां पर नहीं पूछा जाता। बेसिक जो मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर थोड़ा परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हो गए, ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते हैं। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड हो जाता है। मतलब आपको 10th लेवल तक तो सबने मैथ्स किया ही होता है, और आज के टाइम पे तो अपनी रीजनिंग की भी आपको बेसिक नॉलेज होती है। तो अगर आप थोड़ा सा उस चीज को पुश करोगे तो आपका सी सेट जो होता है वो क्वालिफाई हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत उसके अंदर आपको बस चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न की। मेंस के अंदर आपके 9 एग्जाम्स होते हैं। 9 में से जो आपके शुरू के 2 एग्जाम होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। इनके जो मार्क्स होते हैं वो आपके कट ऑफ के अंदर नहीं जुड़ते, वो मेंस क्वालिफाई के अंदर नहीं जुड़ते। अब ये 2 पेपर कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज। आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। कौन सी? कोई भी जो आपकी 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं, जैसे आपकी मराठी, गुजराती, हिंदी, नेपाली, सिंधी, ये जो लैंग्वेजेस हैं 22, इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर कर अपना पेपर दे सकते हो। मोस्टली नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे होते हैं
वो हिंदी को ही प्रेफर करते हैं। अगर आप गुजरात से, आप गुजराती को प्रेफर कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र से, आप मराठी को कर सकते हैं। आप पंजाब से, आप पंजाबी को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी 22 लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूडेड है। उनमें से आप एक लैंग्वेज चूज करोगे और उसका ये आपका पेपर ए एग्जाम होगा। ये एग्जाम होगा आपका 300 मार्क्स का। 300 में से आपको सिर्फ लेने हैं 25% मार्क्स, जिससे कि आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाए। नेक्स्ट है पेपर बी, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसके अंदर आपसे कुछ क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड होंगे, कुछ एक आपको वो ऐसे लिखने के लिए बोलेंगे, एक ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। इस टाइप से ये एग्जाम भी आपका होता है 300 का, और यहाँ भी आपको मार्क्स लेने होते हैं 25%। उसके बाद पेपर 1 ऐसे, इसके अंदर आपको 250 मार्क्स के अंदर ऐसे लिखने होता है, और ये पेपर आपका कट ऑफ के लिए जरूरी होता है, मेरिट में आने के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसे का टॉपिक कुछ भी हो सकता है। अब तो यूपीएससी काफी टफ टॉपिक्स देता है, फिलोसफिकल टॉपिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन ऐसे का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि हम करेंगे। फिर आपका पेपर 2 होता है GS1। GS1 ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। फिर GS2 होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपकी पॉलिटी, गवर्नेंस, ये टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इंक्लूडेड होते हैं। GS3 के अंदर आपकी इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक इंक्लूडेड होते हैं। GS4 ये भी 250 का होता है। इसके अंदर आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर लास्ट के 2 टॉपिक्स होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 6 और पेपर 7 आपके ऑप्शनल के। इनके अंदर यूपीएससी ने एक 25 सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है। उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट जिसके अंदर आपकी मास्टरी हो, चाहे आपने उसके अंदर डिग्री आपकी उसके अंदर है इसलिए आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, या फिर आप इजी समझकर किसी भी सब्जेक्ट को चूज करते हो, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड ये आपके 2 एग्जाम होंगे। ये भी आपके 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपका हो गया 1750। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो मेंस, तो आपका इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। टोटल बनता है आपका 2025 मार्क्स। इसमें से जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो लास्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2025 में से मेनली जो आपको हर साल टॉपर दिखाई देंगे उनके मार्क्स आपको मिलेंगे 1000 से लेकर 1100 के बीच में ही आपको टॉपर के मार्क्स मिलेंगे, जो भी ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर होता है उसके। अब आगे बढ़ते हैं, मेंस के जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इंग्लिश हिंदी का सेम पैटर्न होता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम बात करते हैं GS1 की। ऐसे का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ब्रीफली डिस्कस करेंगे सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस हमारा फर्स्ट स्टेप है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। पहला टॉपिक होता है आपका GS1 के अंदर कल्चर ऑफ इंडिया। कल्चर हम नॉर्मली प्रीलिम्स के लिए भी स्टडी करते हैं और हमें यहाँ के लिए भी जरूरत है। इसके अंदर आपको इंडियन आर्ट फॉर्म्स की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, और जो आर्किटेक्चर और लिटरेचर है इंडिया का एंशिएंट से लेकर मॉडर्न इंडिया तक, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। ये याद रखना, प्रीलिम्स में आपकी जो हिस्ट्री होती है वो एंशिएंट भी आती है, मेडिवल भी आती है, मॉडर्न भी आती है। वहीं जब हम GS1 की बात करते हैं, वहां पर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं इंक्लूड होती, वहां पर आपकी मेडिवल हिस्ट्री इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ कल्चर का टॉपिक इंक्लूड होता है। कल्चर से क्वेश्चन आएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपसे बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया GS1 के अंदर और आप बोलो तो एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, इससे नहीं, वो कल्चर का भी टॉपिक है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही वो आपसे। दूसरा, यहाँ पर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री GS1 में इंक्लूड नहीं होते, मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूड होती है, और साथ में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूड होती है, जो कि प्रीलिम्स में इंक्लूड नहीं होती। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पर्सनैलिटीज 18th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट तक की इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी हुए मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, स्टेजेस जो भी रही फ्रीडम स्ट्रगल की, जैसे हमें पता है, हमने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता, पहले मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट थे, फिर महात्मा गांधी का एरा आ गया, उस तरीके से सारा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी यहाँ पर इंक्लूड होती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री यानी जो आपके 1947 के बाद का टाइम पीरियड है, जिसके अंदर आपका जवाहरलाल नेहरू जी का जो रूल था उसके टाइम पर इंडो पाक वॉर हुए, इंडो चाइना वॉर हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद डिक्लेरेशन, फिर इंदिरा गांधी का रूल रहा, उस टाइम पर काफी चीजें हुई। इंडो पाक 1971 का दोबारा से वॉर हुआ, फिर ब्लू रेवोल्यूशन, फिर राजीव गांधी का टाइम पे, वो सारी चीजें भी जो है वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं आपके। वर्ल्ड इवेंट्स कब से?
18 सेंचुरी से ऑनवर्ड्स और उनके इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर और वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या रहे। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, इन सभी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफीज, जो ये जितनी भी कॉमन वर्ल्ड लेवल के ऊपर फिलोसफीज आप सुनते हैं, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, कार्ल मार्क्स वगैरह के बारे में, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं। फिर एक टॉपिक होता है GS1 के अंदर सोसाइटी, जिसके अंदर आपसे क्या होता है, आपको बेसिक इंडियन सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्या इश्यूज हैं पॉपुलेशन के साथ, कैसे वुमेन की सिचुएशन है इंडिया के अंदर, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, इंडिया के अंदर पोवर्टी है, पोवर्टी का लेवल ये है, पोवर्टी के क्या रीजंस हैं, हम इंडिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिक जो सोसाइटी हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में, अर्बनाइजेशन के क्या रीजन है, ज्यादा अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, इंडिया के सेकुलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पर क्या इफेक्ट है, ये सारी चीजें सोसाइटी के अंदर इंक्लूड होती है। फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी आपके GS1 के अंदर इंक्लूड होती है। इसके अंदर मेनली आपके इंक्लूड होते हैं इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड द ग्लोब, एक्सेप्शनली मेनली जो साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, उनसे रिलेटेड बात होती है। फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, मैन मेड फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सभी। फिर आपके जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज होते हैं लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के रीजंस क्या होते हैं, अर्थक्वेक आए जब उस टाइम पर क्या सिचुएशन होती है, वो सारी चीजें। उसके अलावा ज्योग्राफिकल फीचर्स, लोकेशन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कोई वाटर बॉडी है, पोलर आइस केप्स हैं, उनसे रिलेटेड फ्लोरा एंड फोना की सिचुएशन के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर क्या चेंजमेंट आ रहा है, क्यों इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन होता जा रहा है, उससे क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर आप डैम कंस्ट्रक्शन करते हो तो उससे क्या होता है कि उससे फ्लोरा एंड फोना उस एरिया का डिस्टर्ब होता है, क्या क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, वो सब कुछ। और जो की फीचर्स होते हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी आप मान सकते हो आपको उतनी ही GS1 के लिए पढ़नी होती है जितनी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो। फिजिकल चेंजेस में आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, विंड्स के बारे में, टाइड्स के बारे में है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं GS2 की, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको सब कुछ पता होना चाहिए, यूनियन के बारे में, स्टेट के बारे में, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री, प्रेशर ग्रुप्स, की फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, और उसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जितनी भी तरीके की बॉडी है सबके बारे में, जो मेजर मेजर NGOs हैं, मेजर मेजर ऑर्गेनाइजेशन है लाइक नीति आयोग है, एवरीथिंग, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा GS2 में इंक्लूड है आपका सोशल जस्टिस का टॉपिक। सोशल जस्टिस के अंदर क्या होता है, हंगर और पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, सोशल सेक्टर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, लॉ, बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड बात करते हैं, उनके बारे में। कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट निकालती है, कुछ स्कीम्स होती है गवर्नमेंट जो निकालती है चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए, वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स निकालती है, वो भी सोशल जस्टिस के पार्ट के अंदर इंक्लूडेड है। फिर बात करते हैं हम गवर्नेंस की। गवर्नेंस के अंदर क्या आता है कि आपको सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी के अंदर रोल क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो भी चीजें हैं। मतलब गवर्नेंस के अंदर ज्यादा अलग से कुछ नहीं होता, मेनली पॉलिटी का ही पार्ट होता है, बस हमें थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। जैसे RTI एक्ट है, RTI एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसको हम पॉलिटी के अंदर स्टडी करते हैं, बट जब हम GS2 के लिए करते हैं तो उसी सेम टॉपिक को हम गवर्नेंस के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी GS2 में इंक्लूडेड है। इसके अंदर क्या है, इंडिया के अपने नेबर्स के साथ कैसे कैसे रिलेशंस है। आपको ऑलमोस्ट सभी के साथ तो याद नहीं हो सकते, हमें मेजर कंट्रीज के साथ जो भी रिलेशन है उनको ध्यान में रखना होता है। जैसे आपको इंडिया US के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, और इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, तो कॉमन कंट्रीज है, उनके साथ आपको पूरी ब्रीफिंग यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसको हम उस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व है, वो आपको पता होना चाहिए। UN के बारे में, UN सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में, जहाँ जहाँ पर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हमें सिर्फ उनको यहाँ पर टारगेट करना होता है। और मेजर एजेंसीज और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट GS3, सबसे पहले आपकी इकोनॉमी के अंदर सिंपल है, जो भी
बेसिक होता है, प्लानिंग रिलेटेड चीजें होती है इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट की बजटिंग कैसी होती है जिसके अंदर आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होती है, बजट से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन, बेसिक नॉलेज। उसके बाद जो ग्रोथ से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में, थोड़ा बहुत जो भी आरबीआई की प्लानिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कुछ गवर्नमेंट्स के रेट्स होते हैं, उन सभी के बारे में। बेसिक रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इनके बारे में। फिर आपको ग्लोबलाइजेशन भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो, लिबरलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन का इफेक्ट क्या रहा इकोनॉमी पे पोस्ट 1991, क्योंकि 1991 में इंक्लूड हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, रेलवेज, इन सभी की नॉलेज हो गई। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है लाइक आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन सभी के बारे में इंक्लूड हो गया। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, टेक्निक्स हैं, स्टोरेज मार्केटिंग कैसे होती है एग्रीकल्चर की, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। फिर एग्रीकल्चर के बाद आपका आता है साइंस एंड टेक, जो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, कोई भी स्पेस मिशन हो गया या फिर कोई भी नई साइंस से रिलेटेड डिस्कवरी हो, कोई नई वैक्सीन आई है कैंसर से रिलेटेड, ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ चेंजमेंट आए, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। कुछ आईटी के अंदर कुछ मेजर डेवलपमेंट हो गई स्पेस के अंदर, वो सारी चीजें आपके साइंस एंड टेक में इंक्लूडेड होती है। फिर आपका इन्वायरमेंट, सेम प्रीलिम्स वाला ये, हमें कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन है, एयर पोल्यूशन को आप कैसे रोक सकते हो, क्या डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट कर रही है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड क्या कर रही है, सॉइल से रिलेटेड क्या कर रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। और एक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया जिससे अर्थक्वेक से ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, आप अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हो, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। देखो वैसे सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है बट ऐसा नहीं होता, जब हम करने लगते हैं मैं आपको सारी चीजें कराऊंगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम पीवाईक्यूज को देखकर हम अपना आइडिया लगाते हैं तो हमें पता चलता है अरे डिजास्टर मैनेजमेंट से तो एक ही क्वेश्चन आता है, तो क्या हमें यहाँ पर 5 दिन लगाने नहीं लगाने हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी पूरी तैयारी को करेंगे कि जिस सब्जेक्ट की जितनी वेटेज है हम उसको उतना ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि GS3 के अंदर इस पूरे टॉपिक से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आने हैं, और वहां पे भी आप जैसे क्या होता है यूपीएससी के आपको मेंस के अंदर आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, ऐसा नहीं होता सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन लिखे मिलेंगे और 15 के 15 आपने करने ही पड़ेंगे। ऑप्शंस भी होते हैं, सिलेक्शन भी होता है, हर तरीका होता है, एक आंसर लिखने का तरीका भी होता है, कुछ ऐसे कॉमन लाइंस होते हैं जो आप अपने हर आंसर के अंदर लिख सकते हैं। उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बस एक बार हमें पहले सिलेबस को समझना है। आगे बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंट में देख रहे हो, यहाँ पर स्पीसीज नहीं लिखा होता, आपसे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, पर जब आप मेंस के पेपर को देखोगे वहां आपसे ऐसा नहीं बोला हुआ होगा कि खाली एक स्पीसीज, जैसे फॉर एग्जांपल एशियाटिक लॉयन है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, एशियाटिक लॉयन के बारे में आप 15 नंबर का क्वेश्चन लिखो, ऐसा ऐसा नहीं होता। यूपीएससी है, उनको पता है कि क्या स्टूडेंट कर सकते हैं, क्या स्टूडेंट याद कर सकते हैं, क्या याद रखना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट GS4, इसके अंदर जो होता है वो एक आपकी स्किल्स को चेक किया जाता है, क्योंकि आप यूपीएससी क्रैक करने वाले हैं, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के मालिक बनेंगे, आप किसी पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को हैंडल करेंगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे, तो आप कुछ बड़ा कर रहे हो, आप देश के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी बेसिक चीजें चेक की जाती हैं। आपके एथिक्स क्या है, आपके मॉरल्स क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, तो ये सारी चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कितनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इस GS4 के अंदर आपकी चेक की जाती है। आपके पास केस स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो GS4 के अंदर ही आते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपको एक केस दे दिया और फिर आपसे नीचे पूछा गया कि इस सिचुएशन में आपके अकॉर्डिंग आप सबसे सुटेबल क्या करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एथिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। आपसे पूछ लिया व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड के बारे में बताना है, तो हम नॉर्मली तो हम सोचते नहीं है उस चीज के बारे में, पर बीइंग एन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर आपको उन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट के 2 एग्जाम जो ऑप्शनल्स होते हैं। ऑप्शनल के लिए यूपीएससी ने इतने ऑप्शन आपको देख रखे, इन सब्जेक्ट में से आप ऑप्शनल अपना कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर आप जियोलॉजी में अच्छे हो, चूज जियोलॉजी, आप हिस्ट्री में बहुत अच्छा हो, हिस्ट्री को चूज करो, बॉटनी में अच्छे हो, बॉटनी को चूज करो। बट ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। जो मार्केट में कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं
ये वाला सब्जेक्ट ईजी है, इसको चूज कर। अरे ईजी से फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे मैथमेटिक्स का कुछ नहीं आता, मैं उस चीज में वर्स्ट हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई बोले सीसेट के लिए पढ़ना है, आई कैन डू दैट। पर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहे कि मुझे सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स को करना है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सीजीएल में बहुत हाई लेवल मैथ पूछा जाता है और उसमें तो मैथ से ही डिपेंड करता है कि आपका सीजीएल क्लियर होगा तो नहीं होगा। अब तो यही चीज है कि कोई सब्जेक्ट किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज डिपेंड करती है आपका इंटरेस्ट। अगर हमारा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है ना, उसको हम पूरे दिन बैठकर भी कर सकते हैं, और हमारा किसी में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उस सब्जेक्ट को हम आधा घंटा करने में भी बोर हो जाते हैं। इसलिए कहीं किसी की बात नहीं सुननी। ऑप्शनल से रिलेटेड हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये आपके ऑप्शन है, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। और डजेंट मैटर कि उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास डिग्री है या नहीं है, वो चीजें यूपीएससी नहीं पूछता। आपका जो मन करे आप इन सब्जेक्ट में से वो चूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज की बात की थी, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, बट कैसे क्वेश्चंस आते हैं दोनों के अंदर, जो भी आप कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज चूज करते हो उसमें और इंग्लिश में, क्वेश्चन दोनों में ही सेम टाइप के आते हैं। क्या क्या आता है? एक तो आपसे एस्से का क्वेश्चन होता है कि 100 मार्क्स के अंदर आपको एक एस्से लिखना होता है, वहां पर आपको गिवन टॉपिक्स होंगे। आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें आपकी चूज लैंग्वेज के अंदर आपके पास टॉपिक्स गिवन होंगे और आपको ऐसे लिखना होगा। इंग्लिश के पेपर के अंदर इंग्लिश में आपके पास 4-5 टॉपिक लिखे होंगे और आपको 100 मार्क्स के अंदर ऐसे लिखना होगा। 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन के। लैंग्वेज वाले में उसी लैंग्वेज के अंदर कंप्रीहेंशन दी होगी, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश के अंदर कंप्रीहेंशन होगी। उसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें क्या होगा, हिंदी के अंदर आपको कंप्रीहेंशन दे दी, हिंदी के अंदर पैराग्राफ दे दिया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, या इंग्लिश में दे दिया हिंदी में जैसे उल्टा ही होगा, हिंदी में देंगे इंग्लिश में। और वहीं लैंग्वेज वाले के अंदर क्या होगा, इंग्लिश में दे रखा होगा पैराग्राफ, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करो। आपने गुजराती चूज की होगी, गुजराती के अंदर उसको ट्रांसलेट करना है, हिंदी चूज की होगी, हिंदी के अंदर उसको ट्रांसलेट करना है। कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, साइनोनियम्स हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गया, बेसिक लैंग्वेज का यूसेज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और टोटल वो एग्जाम आपका हो जाता है 300 मार्क्स का, जिसमें आपको 25% मार्क्स जो है वो लेने होते हैं। तो ये लैंग्वेज पेपर इतना टफ नहीं होता, क्योंकि बेसिक नॉलेज हमें लैंग्वेज की होती है और 25% मार्क्स लेना कोई बिग डील नहीं होती। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। देखो, स्ट्रेटेजी ये होती है, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए स्ट्रेटेजी बेस्ट ये रहेगी कि अभी टिल दिसंबर आप अपनी तैयारी को मेंस प्लस प्रीलिम्स रखें, कि आपका ज्यादा फोकस का होना चाहिए, मेंस के ऊपर फोकस होना चाहिए, और प्रीलिम्स भी आपके थोड़ी बहुत नजर में है। प्रीलिम्स नजर में कैसे होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप करंट अफेयर साथ ही साथ कर रहे हो तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि मेंस के अंदर भी आप पढ़ तो क्या रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी की स्टडी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रीलिम्स के अंदर भी वही पूछा जा रहा है। प्रीलिम्स के अंदर बस थोड़ा सा हमें दिसंबर के बाद क्या करना है, थोड़ा फैक्चुअल उस चीज के ऊपर मूव कर जाना है, दैट्स ऑल। लेकिन टिल दिसंबर आप रखो अपनी कंबाइंड मेंस और प्रीलिम्स की, और अभी स्टार्ट करो अपने ऑप्शनल के साथ, क्योंकि ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है वो ज्यादा होता है और उसके अंदर आपसे काफी डीप पूछा जाता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट को चूज करते हो। इसलिए स्टार्ट करो अपनी ऑप्शनल की तैयारी के साथ और साथ साथ में बाकी मेंस के सब्जेक्ट को करते चलो। और अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको तैयारी शुरू करनी है, तो आप तैयारी शुरू करो एनसीईआरटी से। आज के टाइम में हम एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, बट यूपीएससी एनसीईआरटी को इग्नोर कभी नहीं करता है। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन होते हैं, उनकी हमें ब्रीफिंग कहीं और से लेनी होती है, और बट यूपीएससी पूछता है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड आप अलग जगह से, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है संजीव वर्मा या रमेश सिंह, वहां से आप कर सकते हो। आपको इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटीज की जरूरत नहीं होती। अगर आप ज्योग्राफी की बात करो, ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है एनसीईआरटी की, चाहे आप खाली एनसीईआरटी भी कर लो ढंग से 6 से लेकर 12th तक की, तो भी आपका हो जाएगा। हिस्ट्री के अंदर काफी वेटेज है एनसीईआरटी के। कुछ आपको बोलते हैं 11th और 12th नहीं,
कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी के में अंदर इतनी नहीं मिलती और आपको 6th और 10th की एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में अगर आप बात करते हो अशोका की, द ग्रेट एम्पायर, ग्रेट रूलर अशोका, अब उसकी अगर आप बात करते हो, आप 12th की एनसीईआरटी में देखो, 12th के एनसीईआरटी के अंदर अशोका से रिलेटेड वैसे कोई चैप्टर है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अशोका की बात की जाती है, तो भी ऐसा कुछ अशोका के बारे में नहीं दे रखा जो आप 12th की एनसीईआरटी से पढ़ पाओ, नहीं। लेकिन जब आप 6 to 8 के एनसीईआरटी के अंदर देखोगे, आप 6 की एनसीईआरटी देखोगे, वहां आपको अशोका के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो फैक्चुअल चीज होती है। अब यूपीएससी क्या पूछता है? फैक्ट्स पूछता है, और वो फैक्ट्स जो है वो आपको 11-12 से ज्यादा 6 to 10th एनसीईआरटी के अंदर आपको ज्यादा मिलते हैं। इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी है, पॉलिटी आप बिना एनसीईआरटी कवर किए भी स्टार्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज इजी है लक्ष्मीकांत की, वहां से आपका हो जाता है। लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन दोनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा एनसीईआरटी आप प्रेफर कर सकते हो साइंस के लिए, साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हो। हालांकि मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ है कि मैं आपको एनसीईआरटीज जो हैं विद इन 10 डेज मैं आपको सारी एनसीईआरटीज कवर कराऊं, कि फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपकी 6 से लेकर 10th तक की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो वन शॉट के अंदर कवर होगी। 11-12 की जो एनसीईआरटी है उनको हम नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। सेम हम हिस्ट्री के साथ करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना, आई विल डू दैट। और जो नोट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं स्टडी कराने वाली। उन एनसीईआरटीज को मैं स्टडी करके उनके जो प्रिसाइज नोट्स होंगे जिनके अंदर उनके उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन एनसीईआरटीज के अंदर है वो नोट्स के अंदर इंक्लूड होगी, ताकि आपको 4 बुक्स उठा के ना बैठना पड़े। आप मेरी एक पीडीएफ से स्टडी करोगे और आपका कुछ भी जो है वो स्किप नहीं होगा। अब स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर इतना ही डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी, आपको कैसे ऑप्शनल चूज करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो बुक्स है उसकी भी हम ब्रीफिंग करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए आपको कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो, मेंस के लिए कौन सी प्रेफर कर सकते हो। ये वीडियो स्पेसिफिकली थी आपको सिलेबस समझाने के लिए, आपको बताने के लिए एक्चुअल में यूपीएससी है क्या। फिर भी स्ट्रेटेजी मैंने थोड़ी सी आपको बता दी है कि आपकी जो अगर 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेंस प्लस प्रीलिम्स। और अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हो तो भी इसके लिए सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ मत करो फिलहाल, सिर्फ थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को स्टडी करने लग जाओ और साथ में एनसीईआरटीज को स्टडी करो। उससे ज्यादा 2027 के लिए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी इतना भी टफ नहीं है कि उसके लिए आप 3 साल कमरे के अंदर बंद रहोगे। यस, टफ है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि 3 साल उसके। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखकर करते हैं, हर चीज को आइडिया लगाकर करते हैं, तो आपका जो यूपीएससी है वो 1 साल में भी क्लियर हो सकता है। आपने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू सुने होंगे, 4 महीने में भी हो जाता है, 6 महीने में भी हो जाता है। और जब किस्मत खराब हो तो वही बात है, चाहे 6 अटेम्प्ट दे लो वो नहीं हो पाता है। इस वीडियो में इतना ही। ये पीडीएफ आपको सिलेबस वाली जो है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन आप चाहते हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। दोनों चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।